स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से हमने इकोनॉमिक्स का फटाफट रिवीजन सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने 2011 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने शुरू करे हैं, जिससे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए और हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को करा है, क्वेश्चंस के ऑप्शन से हमने नए क्वेश्चंस करे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से कि क्या होता है उत्पादन बंद करने का बिंदु क्या होता है। ऐसा कब होता है जब प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट आता है। तो प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट जब आता है जब हमारा औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो है वो लागत जो है वो कम होगी हमारी कीमतों से, तब वो पॉइंट कहलाता है शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब है ना किसी फर्म को औसत परिवर्तनशील लागतें भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो उसे अपना बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ता है, प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है। ये हमने कहाँ पढ़ा? ये है आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, जिसमें सामान्य लाभ क्या होता है, उसके साथ साथ शटडाउन पॉइंट क्या होता है और विचलन बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो शटडाउन पॉइंट होता है जब कीमतें कम हो जाती हैं औसत स्थिर लागत से, तब वो शटडाउन पॉइंट कहलाता है। फिर दूसरा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, विचलन बिंदु, जब कुल लागत और कुल आगम दोनों बराबर होता है तो विचलन बिंदु बन जाता है। और तीसरा है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ जब होगा जब जो दीर्घ अल्पकालीन औसत लागत वक्र और एसएससी, एसएमसी, एलएसी और एलएमसी साथ का एआरएमआर ये सब बराबर हो जाएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सामान्य कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में पाया जाएगा। अल्पकाल में तो उनको प्रॉफिट लाभ भी होगा, ठीक है, हानि भी होगी और उन्हें जो सामान्य लाभ भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ उनको सामान्य लाभ होगा, इसलिए क्योंकि अल्पकाल में जब उनको लाभ होगा तो नई फर्म जो है वो बाजार में आएंगी और उस लाभ का फ़ायदा उठाएंगी, तो लाभ धीरे धीरे क्या होगा, बराबर कम होता जाएगा और फिर वो बराबर पे आ जाएंगे। मतलब जो प्राइस है वो इक्वलाइज हो जाएंगे जो जो उसका सामान्य बिंदु है उससे, ठीक है। दूसरा जब है ना अगर हानि है तो हानि में क्या होगा, पुरानी फर्म छोड़कर जाएंगी बाजार को, तो वापस से वो उसी बिंदु पर आ जाएगा। तो इनको दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है और अल्पकाल में तीनों स्थितियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीमांत भौतिक उत्पादन का अर्थ, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, लेकिन ये अब आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट आता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम के 3 उपयोग। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम होता है कि आपने जो भी खर्च किया है जिस भी दो वस्तुओं पर, तो उन वस्तुओं के जो आपको उपयोगिता प्राप्त हुई है वो जो अपने पैसे खर्च करें उस उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। इसे हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों को स्पष्ट कीजिए। 3 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो डिमांड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं? तो देखिए, डिमांड है फंक्शन किसका? सबसे पहले अफेक्ट करेगी कीमत, जो वस्तु की कीमत है। अगर वस्तु की कीमत कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। दूसरी वस्तु की कीमत, जिसमें आपने स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, 2 वस्तुएं सुनी होंगी। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें जो हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे हम स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। और दूसरी होती है पूरक वस्तुएं, जो एक साथ में प्रयोग में आती है। स्थानापन्न वस्तुओं में देखें तो चाय और कॉफ़ी, और पूरक वस्तुओं में कार और पेट्रोल। तो अगर दूसरी वस्तुओं के दाम में कोई फ़र्क आता है या फिर पहली वस्तु के दाम में कोई फ़र्क आता है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा? तो वो किसको प्रभावित करती है? मांग को प्रभावित करती है। फिर आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में देखें तो हम 3 तरीके की वस्तुएं पढ़ते हैं। एक है सामान्य वस्तु, दूसरी है निम्न वस्तुएं या घटिया वस्तुएं, और तीसरी होती है गिफिन वस्तुएं। सामान्य वस्तु क्या होगा कि आय बढ़ गई, कीमत कम है, आय बढ़ी हुई है, तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। निम्न वस्तु में क्या होगी कि आय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो हमने क्या करा कि जो वस्तु इन्फीरियर है, घटिया है, उसको हमने कम खरीदा और अच्छी वस्तु को ज़्यादा खरीदा। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि साइकिल कोई चला रहा है
और अगर उसकी आय बढ़ती है तो वो स्कूटर या बाइक खरीद लेगा और साइकिल को छोड़ देगा। ठीक है। फिर तीसरा आता है गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका जो प्रभाव है, आय का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ता है। अगर आय बहुत अधिक ज़्यादा बढ़ी है, अधिक बढ़ी हुई है, तो जो उपभोक्ता है वो वस्तुओं को खरीदा ज़्यादा खरीदेगा। क्यों? चाहे चाहे उसकी कीमतें कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वस्तु को खरीदेगा। वो इसलिए खरीदेगा क्योंकि अब उसकी आय बढ़ गई है। जैसे निम्न वस्तुएं और गिफन वस्तुओं में मैं आपको अंतर बताता हूँ। देखिए, गिफन वस्तुएं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। कि मांग का नियम कहता है कि कीमत सभी बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत के बढ़ने पर मात्रा घट जाएगी। लेकिन गिफन वस्तु में क्या होता है कि आय का प्रभाव, जो बढ़ने वाली आय होती है, बढ़ी हुई आय होती है, उसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि उसमें जो वस्तु की कीमत है उससे उपभोक्ता को फर्क नहीं पड़ता और वो उस वस्तु की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदता है, उसकी मात्रा ज़्यादा खरीदता है। तो वो वस्तुएं गिफन वस्तुएं कहती हैं। अब आप कहोगे गिफन वस्तुएं और निम्न वस्तुएं तो सेम हो गई। सेम नहीं है। गिफन वस्तु और निम्न वस्तुओं में फ़र्क सिर्फ आय का है। निम्न वस्तु में अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो 100 रुपये से 500 रुपये हो गई। लेकिन गिफन वस्तु में उसकी आय में इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा, जैसे 100 का 1000, तो वो उस दूसरी वस्तु को ज़्यादा खरीदने लग जाएगा और पहली वाली वस्तु को छोड़ देगा जो उसके लिए। मैंने से साइकिल खरीदी थी उसने। अब साइकिल की जगह उसने बाइक खरीदी थी। अब वो साइकिल को पहले अगर बाइक में पेट्रोल नहीं है या पेट्रोल महंगा हो गया तो कभी कभी साइकिल यूज़ कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी आय इतनी बढ़ गई, क्या वो पेट्रोल डलवा सकता है? तो उसने साइकिल को यूज़ ही करना बंद कर दिया। तो वो गिफन वस्तु में आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका हमारे भविष्य की प्रत्यक्ष आय। भविष्य की प्रत्यक्ष आय कैसे? कि आज प्याज की कीमतें कम है, कल हो सकता है बढ़ जाए, तो आज आप प्याज खरीद लोगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि प्याज की कीमतें कल घट जाएंगी तो आप आज प्याज नहीं खरीदोगे। फिर आता है टेस्ट, कि आपको कोई चीज़ पसंद है तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा करोगे और कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसकी कम करोगे। फिर है आपका नेक्स्ट मौसम। अभी गर्मी आने लग गई तो एसी की, कूलर की मांग ज़्यादा हो जाएगी और गर्म कपड़ों की मांग कम हो जाएगी। फिर एक आता है आपका जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या आया। जनसंख्या में क्या होगा कि जनसंख्या अगर जहाँ ज़्यादा है वहाँ मांग कम होगी और जहाँ कम है वहाँ मांग कम होगी। लेकिन अगर जनसंख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं, फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? कॉस्मेटिक्स की, ज्वेलरीज की, कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे जनसंख्या में मेल ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा वर्ग जनसंख्या में ज़्यादा है। तो कौन सा वर्ग ज़्यादा है, जो वर्ग ज़्यादा होगा उसकी वो उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, वो गुड्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक आता है आपका लास्ट, फैशन। अगर कोई फैशन में है चीज़ तो आप उसको ज़्यादा खरीदोगे और कोई आउटडेटेड हो गई तो उसे कम खरीदोगे। तो ये सभी तत्व क्या है? ये सभी तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। और जब हम इनका संबंध पढ़ते हैं कि ऐसे जो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध बताता है तो उसे हम मांग फलन कहते हैं। तो यही आपका मांग फलन भी है और यही आपको मांग को प्रभावित करने वाले तत्व भी हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं? पहला, वस्तु की कीमत। फिर दूसरी, वस्तु की कीमत। तीसरा, उपभोक्ता की आय। चौथा, भविष्य की प्रत्यक्ष आय, जिसे मैंने आपको प्याज वाला उदाहरण दिया है। फिर पांचवा है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। छठा है आपका टेस्ट। ठीक है, और यह रुचियाँ। फिर आपका सातवां है मौसम और आठवां है फैशन। तो ये सभी तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं और जब हम इनके बीच में संबंध को पढ़ते हैं तो वो मांग फलन कहलाता है। पूर्ति में संकुचन को एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पूर्ति में संकुचन कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। तो पूर्ति में संकुचन होगा जब जब क्या होगा? पहले तो पूर्ति आपको पता होना चाहिए कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति का नियम क्या होता है। पूर्ति जब एक उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु को एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर उत्पादक के द्वारा बेचा जाता है, उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है। और पूर्ति का नियम क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर मात्रा घट जाती है। मतलब पूर्ति में कीमत और मात्रा दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध
पाया जाता है। इसलिए पूर्ति वक्र हमेशा सीधा पॉजिटिव बनता है, धनात्मक बनता है। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मात्रा भी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सोच के देखिए लॉजिकली कि भाई मांग में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पूर्ति में क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक हमेशा चाहेगा कि बढ़ी हुई कीमत पर लाभ कमा सके। अगर उसको लाभ वो चाहता है तो उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इसलिए जो कीमत बढ़ती है उससे उत्पादक इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को उत्पादित करना शुरू कर देता है। अब इसमें हमें बताना है कि पूर्ति में संकुचन को क्या कहते हैं। तो पूर्ति में संकुचन कब होगा? जब कीमत कम होगी और पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो उसे हम संकुचन कहेंगे। तो आप बना लीजिए, देखिए पी और क्यू। अब हमें कीमत भी कम करनी है और मात्रा भी कम करनी है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब अगर पूर्ति 1 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो उसकी पूर्ति 5 रुपये है। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत 4 रुपये हो गई तो उसकी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? उसकी वस्तु की मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आपको संकुचन बताना है। तो संकुचन क्या बताओगे? जैसे जैसे कीमत गिर गई, मतलब 8 से कितनी रह गई? 1 रुपये रह गई। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये तो मैंने टेबल बनाई है, देखिए आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम में बता दें ये आपका पी और ये आपका क्यू। ठीक है, मात्रा अगर कीमत जो है वो 10 रुपये है तो कितनी मात्रा उत्पादित होगी? 30। लेकिन अगर कीमत 5 रुपये रह जाती है तो मात्रा भी कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। तो कीमत के घटने पर मात्रा भी क्या हो गई? घट गई। तो इसे हम कहते हैं पूर्ति में संकुचन। अब नेक्स्ट आया आपका उत्पादन फलन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन वो होता है जो उत्पादन और उत्पादन के संबंधों के बीच में संबंध को, मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है। तो उत्पादन फलन कैसा दिखता है? देखिए ये आपका क्यू हो गया, ये फंक्शन है। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, कैपिटल पूंजी मतलब, ठीक है, टेक्निक टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर। ये क्या है? ये उत्पादन के साधन है। ठीक है, और ये उत्पादन के साधन, उत्पादन के, और क्यों क्या है? उत्पादन है। तो उत्पादन के साधन, उत्पादन के बीच में कैसा संबंध दिखा रहा है? मात्रात्मक संबंध दिखाता है। तो विशेषताएं क्या होंगी कि उत्पादन फलन पहला कैसे संबंध दिखाता है? मात्रात्मक संबंध बताता है। किसके बीच में? उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में। और ये कौन कौन से काल का होता है? अल्पकाल भी होता है और ये दीर्घकाल भी होता है। अल्पकालीन कैसे? कि अगर ये उत्पादन के साधन पे ये ऐसे लाइन लगी है, इसका मतलब यहाँ पर श्रम जो है वो कैसा है? परिवर्तनशील है और बाकी सभी साधन स्थिर है। तो ये कौन से काल का हो गया? अल्पकाल का। तो ये अल्पकाल का उत्पादन फलन क्या बताएगा कि एक उत्पादन के साधन में परिवर्तनशील होने पर, अन्य सभी साधन स्थिर होने पर उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अल्पकाल में कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर से ये स्थिर साधन हटा लूँ, मतलब ये जो लाइन दे रखी है इसको हटा दूं, तो अब ये कौन सा उत्पादन फलन बन गया? ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन बन गया, जिसमें सभी साधन कैसे हैं? परिवर्तनशील है। उनका क्या मात्रात्मक संबंध पड़ रहा है या क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे उत्पादन के ऊपर। नेक्स्ट, आंतरिक एवं बाह्य बचतों में अंतर। ये अब आपके है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आंतरिक और बाह्य बचत कौन से होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ऐसी इकोनॉमीज जो एक फर्म है, क्या अगर फर्म में रॉ मटेरियल कम मिल रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगा रहे हैं वो, और मजदूर की जो उत्पादकता है वो बढ़ रही है, ठीक है, और जो उत्पादकता है उससे मतलब मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी? वो आंतरिक में आएगी। लेकिन अगर जैसे एडवर्टाइजमेंट की प्राइस कम हो गई, बाहर से जो रॉ मटेरियल है वो कम में मिल रहा है, तो वो सब किस में आएगी? वो एक्सटर्नल में आएंगी, मतलब बाह्य बचतों में आती है। पर ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें कौन सी हुई कि इसके उदाहरण बताने, मैंने स्पष्ट लागतें आपको बताई हैं। स्पष्ट लागतें कौन कौन सी होती हैं? जो ऐसी लागतें जो हिसाब किताब में दर्शाई जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी लागतें? स्पष्ट लागतें जो व्यक्त की जाती हैं हिसाब किताब में। जैसे कि अगर आपने कहीं बाहर से कच्चा माल खरीदा तो उस कच्चे माल का जो पेमेंट किया वो,
आपने मजदूर लगाए काम के लिए, उसको जो पेमेंट किया वो, तो वो सब किस में आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। और दूसरी कौन सी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसमें होती है अस्पष्ट लागतें या अव्यक्त लागतें, ऐसी लागतें जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अब ये आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्यष्टि तथा समष्टि के मध्य 3 अंतर। तो आप बता सकते हैं व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, समष्टि में समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत है या कीमत का निर्धारण होता है, और समष्टि का दूसरा नाम राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, और एक और होता है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन इसका दूसरा नाम है। तीसरा आप उसका क्या बता सकते हैं कि व्यष्टि में मांग और पूर्ति दो उपकरण होते हैं या दो बाजारी की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन समष्टि में होती हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मांग की लोच के तीन प्रकारों का अर्थ बताइए। मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स बताए हैं आपकी बुक में। एक तो होती है कीमत मांग की लोच, ठीक है, एक होती है आय मांग की लोच, एक होती है तिरछी मांग की लोच, और एक होती है आर्क या बिंदु मांग की लोच। मांग वक्र के नीचे की ओर ढाल होने के कारण समझाइए। तो हमने पढ़े हैं, पहला होता है हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, कि जैसे जैसे आप वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उन जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी। ठीक है, दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव कौन सा, मौद्रिक और वास्तविक। 2 आय प्रभाव होते हैं, एक होता है वास्तविक आय प्रभाव और एक होता है मौद्रिक आय प्रभाव। वास्तविक आय प्रभाव कौन सा होता है, ऐसा आय प्रभाव जिसमें क्या होता है, जैसे मैं आप एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपको आपकी मम्मी ने पैसे दिए और कहा कि ना चीनी लेकर आओ 40 रुपये किलो की। ठीक है, क्योंकि आपकी मम्मी को ये मालूम है कि अभी चीनी का भाव कितना है, 40 रुपये किलो है। जब आप दुकान पे पहुंचा, उसने दुकानदार ने कहा कि नहीं, जो चीनी है वो 30 रुपये किलो हो गई है, 40 नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी ने तो मुझे 40 कहा था। तो उसने बच्चे ने पैसे दिए, उसने उसको 1 किलो की बजाय 1.25 किलो चीनी दे दी। तो वो कहलाता है वास्तविक आय प्रभाव। ठीक है, और दूसरा होता है मौद्रिक, कि पैसे जो हैं वो कम हो गए या बढ़ गए। जैसे वो 40 रुपये के हिसाब से दी थी चीनी, लेकिन अब चीनी 40 रुपये की बजाय कितने की हो गई, ज़्यादा की हो गई। तो उस जो आय प्रभाव है वो मौद्रिक आय प्रभाव है, मतलब पैसों के हिसाब से देखा गया तो मौद्रिक है। लेकिन उसको 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिल गई तो वो खुश हो गया। लेकिन अगर यही 40 रुपये में उसको 50 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती तो वो क्या हो जाता, 1 किलो चीनी उसको मिल रही थी 40 रुपये में, तो वो मौद्रिक प्रभाव था। लेकिन उसको वही 40 रुपये में 1.25 किलो चीनी मिल गई तो वो वास्तविक प्रभाव में आता है। तीसरा क्या होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव, कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करना, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी तो उपभोक्ता कौन सी वस्तु खरीदेगा, कॉफ़ी का उपयोग ज़्यादा करेगा, उसकी मात्रा को बढ़ा देगा। फिर एक आता है नए उपभोक्ता कब आएंगे, जब क्या होगा कि ना 2 चाय हैं बाज़ार में, रेड लेबल और टाटा की। ठीक है, अब रेड लेबल के दाम बढ़ गए, जो लोग रेड लेबल पीते थे अब वो क्या पीना शुरू कर देंगे, टाटा अग्नि पीना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो कारण है ये बताते हैं कि मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर ढाल होता है उसका, और ये उसके चारों कारण हैं। अब हम कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो और आपको बोरियत ना लगे, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे। और आज मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं, व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर पाया जाता है। फिर मैंने आपको स्पष्ट लागतों के बारे में बताया, आंतरिक और बाह्य बचतों के बारे में बताया। फिर आप उत्पादन फलन बताया, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। पूर्ति क्या होती है, पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति में संकुचन क्या होता है, साथ के साथ मांग फलन क्या होता है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, समसीमान नियम किसे कहते हैं, और प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट क्या होता है, और आपका उत्पादन फलन किसे कहते हैं। ये आज मैंने आपको पूरे वीडियो में ये समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।